महिलाओं से संबंधित सामाजिक सुधार आंदोलन। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सामाजिक सुधार आंदोलन वे आंदोलन जो महिलाओं से संबंधित चुनौतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि के मुद्दे की वकालत करते हैं। 19वीं शताब्दी के भारत में महिलाओं के अधिकारों पर प्रश्न सामने आया तो अक्सर उभरते पश्चिमी शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग से प्रेरित था जो पश्चिमी लोकतांत्रिक आदर्शों और भारत की अपनी परंपराओं दोनों से प्रभावित था। राजा राममोहन राय ने सती जैसी प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जबकि रानड़े जैसे अन्य लोगों ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। ज्योतिबा फुले ने जाति और लैंगिक भेदभाव दोनों को लक्षित किया। इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदायों के भीतर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में की दो महत्वपूर्ण नारीवादी कृतियों में ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना और बेगम रुकैया सखावत हुसैन की सुल्ताना का सपना शामिल है। जहां शिंदे ने पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मानकों का विरोध किया, वहीं हुसैन के काम ने विपरीत लैंगिक भूमिकाओं वाली दुनिया की परिकल्पना की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिला संगठनों का उदय हुआ और महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 19वीं शताब्दी सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन ने भारत में राष्ट्रीयता के मौलिक अधिकारों पर एक घोषणा जारी की, जिसमें यह महिलाओं की समानता के लिए प्रतिबद्ध था। घोषणा इस प्रकार है कि धर्म, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान के पद से संबंध में किसी भी नागरिक को उनके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण अयोग्य नहीं समझा जाएगा और मताधिकार केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। महिलाओं को मतदान करने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पदों पर रहने का अधिकार होगा। जैसे जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ रही है, नई चुनौतियां जैसे कि घटते बाल लिंगानुपात समाज में लगातार लैंगिक पूर्वाग्रहों को उजागर करते हैं। अंत में लैंगिक समानता के लिए ऐतिहासिक संघर्ष भारत में एक सतत यात्रा है, जिसमें मौजूदा अधिकारों की रक्षा करने और उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। दिव्यांग व्यक्तियों का संघर्ष। दिव्यांग केवल इसलिए दिव्यांग नहीं होते क्योंकि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, बल्कि इसलिए कि समाज का निर्माण इस तरह किया जाता है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। दलित, आदिवासी या महिलाओं के अधिकारों पर संघर्ष के विपरीत दिव्यांगों के अधिकारों को हाल ही में विभिन्न संशोधनों के तहत मान्यता दी गई है। दिव्यांगों के साथ हुए भेदभाव ने सामाजिक संरचनाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जो अक्सर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहते हैं। सभ्यता के साथ समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के अस्तित्व के बावजूद उनके अधिकारों और चुनौतियों को हाल ही में स्वीकार किया गया है। राल्फ एलिसन के उपन्यास द इनविजिबल मैन के समानांतर, जो नस्ली भेदभाव की आलोचना करता है, दिव्यांग अक्सर समाज में अदृश्य महसूस करते हैं। उन्हें निम्नलिखित पूर्वाग्रहों व धारणाओं के आधार पर सामाजिक कलंक माना जाता है। दिव्यांगता विशुद्ध रूप से एक जैविक स्थिति है। वे जिस भी चुनौती का सामना करते हैं, वे उनकी कमजोरी से उत्पन्न होती है। वे हमेशा पीड़ित होते हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। उनका आत्म मूल्य उनकी दिव्यांगता से जुड़ा हुआ है। भारतीय संदर्भ में दिव्यांगता, अपंगता, पंगुता जैसे शब्दों का अक्सर एक दूसरे का पर उपयोग किया जाता है तथा वे अपमानजनक हो सकते हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं शारीरिक खामियों को असामान्य या पिछड़े कार्यों
एक कर्म से दंड के साथ जोड़ती हैं। सांस्कृतिक और पौराणिक चित्रों में निहित इस तरह के दृष्टिकोण दिव्यांगों को और हाशिए पर डाल देते हैं। हालांकि आधुनिक चर्चा इस बात पर जोर देती है कि लोग अपनी शारीरिक स्थितियों की तुलना में सामाजिक संरचनाओं से अधिक दिव्यांग होते हैं। अगम इमारतों जैसे मुद्दे इस बात का उदाहरण देते हैं कि समाज की संरचना कैसे अक्षम हो सकती है। इसके अलावा दिव्यांगता और गरीबी के बीच एक उल्लेखनीय संबंध है, जिसमें से पहला अक्सर बाद वाले को बढ़ा देता है। दिव्यांग व्यक्ति मुख्य रूप से आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त बोझ सहन करते हैं, अलगाव और बढ़ते वित्तीय तनाव का सामना करते हैं। इन गलत धारणाओं को चुनौती देने के प्रयासों का नेतृत्व स्वयं दिव्यांग समुदाय द्वारा किया गया है, जो सरकारों और समाज को अपनी अनूठी चुनौतियों को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। हाल के दिनों में दिव्यांगता को पुनः परिभाषित करने के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा प्रणाली अभी भी बड़े पैमाने पर दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं है, जो अधिक समावेशी सुधार की निरंतर आवश्यकता को उजागर करती है। 2011 की जनगणना में दिव्यांगों के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण 2011 की जनगणना में घरेलू अनुसूची के माध्यम से दिव्यांगता पर जानकारी एकत्र की गई थी। घर के सभी व्यक्तियों के बारे में दिव्यांगता पर प्रश्न पूछे गए। गणनाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे सूचना एकत्र करने के लिए प्रत्यार्थी के अलावा घरों में दिव्यांग व्यक्ति से संपर्क करें। सभी प्रकार के घरों यानी राष्ट्रीय, संस्थागत, घरेलू को कवर किया गया था। चयनित क्षेत्रों में दिव्यांगता सहित चयनित प्रश्नों के फील्ड ट्रायल के बाद दिव्यांगता पर प्रश्न और निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। नागरिक समाज संगठनों और नोडल मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। सभी राज्यों में ग्रामीण या शहरी नमूने को कवर करने वाले सभी जनगणना प्रश्नों का पूर्व परीक्षण किया गया। प्रश्नों को अंतिम रूप देने में जिन पहलुओं पर विचार किया जाता है, गणनाकर्ता और उत्तरदाता दोनों द्वारा आसानी से समझने के लिए दिव्यांगता के प्रकारों या श्रेणियों का सरल नामकरण, योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए डेटा की प्रासंगिकता, प्रश्न का समावेश करने के लिए प्रचार करने की व्यवहार्यता, निःशक्त जन अधिनियम 1996 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में सूचीबद्ध सभी प्रकार की निःशक्तता दिव्यांगता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक निष्पंदित प्रश्न शामिल किया गया था। 2001 की जनगणना में 5 की तुलना में 8 प्रकार की अक्षमता पर जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया था। जनगणना अनुसूची में दिव्यांगता पर प्रश्न के स्थान को बदल दिया गया और प्रश्न को और आगे लाया गया। दिव्यांग व्यक्तियों की अवस्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनमें गणनाकर्ताओं को व्यापक प्रशिक्षण और प्रचार के उपाय शामिल थे। जाति और जनजाति भेदभाव से निपटने के प्रयास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही। ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों जनजातियों की अनुसूचियाँ तैयार की थीं, जिनमें उन जातियों और जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए गए भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। स्वतंत्रता के बाद इन नीतियों का विस्तार किया गया। विशेष रूप से 1990 के दशक की शुरुआत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए विशेष कार्यक्रम का विस्तार किया गया। पुराने और वर्तमान जाति भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसे आम लोगों ने आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। इन आरक्षणों में अनेक प्रकार के आरक्षण शामिल हैं, जैसे राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों यानी राज्य विधानसभाओं, लोकसभा,
राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण, शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण। आरक्षण का अनुपात उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप के साथ संरेखित होता है। हालांकि ओबीसी के लिए गणना अलग होती है। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने और दंडित करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। ये कानून 1850 में जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम से लेकर 2005 में संविधान संशोधन 93 संशोधन अधिनियम तक व्याप्त है। विशेष रूप से भारत के संविधान में ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और आरक्षण के प्रावधान लागू किए। आरक्षण के अतिरिक्त भी कानून में बहुत से कानून हैं जो जाति भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उनके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि दलित हमेशा से निष्क्रिय रूप से पीड़ित नहीं रहे। इतिहास और वर्तमान के उन्होंने राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। ज्योतिबा फुले, इयोथी दास पेरियार और अम्बेडकर जैसे नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी और दलित संघर्ष समिति जैसे आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा दलितों ने अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष रूप में कहे तो सामाजिक संरचनाएं स्वाभाविक रूप से स्थिरीकरण से जुड़ी होती हैं, जो सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। अपनी अलग अलग प्रकृति के बावजूद ये प्रक्रियाएं अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं, कभी कभी सूक्ष्म रूप से भी संबंधित होती हैं। बाध्यतापूर्ण सहयोग की अवधारणा इन पिछे हुए अंतर संबंधों का उदाहरण है, जो समग्र सामाजिक परिवर्तन के लिए इन जटिल संबंधों को गहराई से समझने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में परहितवाद सिद्धांत बिना किसी लाभ के दूसरों के हित के लिए कार्य करना। अलगाववाद, मार्क्स ने इस अवधारणा का प्रयोग मजदूरों का अपने श्रम तथा श्रम उत्पाद से किसी प्रकार के लगाव न होने की स्थिति को संदर्भित करने के लिए लिया। पूंजीवाद यह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा उनका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है, जहां श्रम मजदूरों द्वारा किया जाता है। श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण, जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार उत्पादन प्रणाली से जुड़े होते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप से श्रम विभाजन होता है, विशेषकर पुरुषों को दिए गए कार्य और महिलाओं द्वारा किए गए कार्य। प्रभुत्वशाली विचार तथा मान्यता को प्रभावशाली समूहों के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसी विचारधारा प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं जहां विभिन्न वर्गों में असमानताएं हों। व्यक्तिवाद यह सिद्धांत अथवा चिंतन जो समूह के स्थान पर व्यक्तियों की स्वायत्तता को महत्व देता है। यांत्रिक एकता, दुर्खीम के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजन इनकी विशेषता है। चूँकि समाज के अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, अंततः वे एक दूसरे के साथ सामान्यतः समान प्रकार के अनुभव तथा मान्यताओं से बंधे होते हैं। आधुनिकता 18वीं तथा 19वीं शताब्दी की सामाजिक प्रक्रिया जो विशिष्टता, जटिल और तथा गत्यात्मकता की गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई और जो वास्तव में परंपरागत जीवन से अलग थी।